सो हेलो गाइस, वेलकम टू सागर एकेडमी। आज हम लोग करने वाले हैं हमारा नया टॉपिक, दैट इज इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडीज़। जैसे हम लोगों ने चैप्टर 1 में पढ़ा था, इक्वेशंस ऑफ मोशन के लिए कुछ इक्वेशंस पढ़े थे ना हम लोगों ने। मोशन के लिए जो यूनिफॉर्मली एक्सिलेटेड बॉडीज़ होती हैं उनके लिए कुछ इक्वेशंस थे हमारे पास। तो हम उन्हीं से क्या करेंगे, फ्रीली फॉलिंग बॉडीज़ के लिए भी इक्वेशंस को डिराइव करेंगे। यहाँ पे हम कुछ नहीं करेंगे, बस खाली जो हमारा ए है एक्सेलरेशन को हम जी से रिप्लेस करेंगे, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। चलिए देखते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो मैंने आपको बताया था पिछले चैप्टर्स में, वो क्या था आपका, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, है ना, यही था। यहाँ पे ये जो एक्सेलरेशन a है इसे मैं रिप्लेस करूँगा g से, क्योंकि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये क्या हो जाएगा बस आपका v इज इक्वल्स टू यू प्लस जी टी। ये है आपका फर्स्ट इक्वेशन फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडीज़। यहाँ पे मैंने इसको बस g से रिप्लेस कर दिया है। सेकेंड इक्वेशन आपका क्या कह रहा था, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पे इस s को मैं h से रिप्लेस करूँगा। क्यों मैं h से रिप्लेस कर रहा हूँ, यहाँ पे आप जो आपकी बॉडी है ना वो ज़मीन पे थोड़ी ना चल रही है, कुछ हाइट से बॉडी गिरेगी। फ्रीली फॉलिंग, फॉलिंग मतलब क्या, गिर रही है, और गिर रही है तो कुछ हाइट से ही गिर रही है। तो यहाँ पे हम ऐसा डिस्टेंस को हाइट की तरह ट्रीट करेंगे। तो यहाँ पे आपका फॉर्मूला बनेगा h इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर। यह गया आपका सेकेंड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन क्या था आपका, इट इज़ योर वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। सिंपल, फिर वही हम a को g से और s को h से रिप्लेस कर देंगे। तो क्या आ जाएगा आपका, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू जी एच। ठीक है, ये है आपके पास तीन इक्वेशंस फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडीज़। अच्छा, ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि जब हम किसी बॉडी को हाइट से ड्रॉप करते हैं ना, तो उसमें एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है। मैंने आपको बताया था ना कि जब हम बॉडी को ड्रॉप करते हैं कुछ हाइट से, तो अर्थ उस पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाता है उसकी वजह से उस बॉडी में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जनरेट होता है। ठीक है, इसीलिए हमने क्या किया, यहाँ पे फ्रीली फॉलिंग बॉडीज़ के लिए भी इक्वेशंस को डेराइव किया। न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए इससे रिलेटेड हमें कुछ पॉइंट्स को ध्यान में रखना होगा। क्या पॉइंट्स हैं वो, चलिए देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है आपका, व्हेन अ बॉडी फॉलिंग डाउनवर्ड, मतलब जब कोई बॉडी नीचे की तरफ गिर रही होगी ऊपर से, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, सो द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g इज टेकन एज पॉजिटिव 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। g की वैल्यू मैंने आपको पीछे कैलकुलेट करके बताया था, क्या था आपका, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस वैल्यू को हम पॉजिटिव कर लेते हैं जब आप किसी बॉडी को ऊपर से नीचे की तरफ फेंकते हैं, क्योंकि उसकी वेलोसिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है, इसलिए हम इसे पॉजिटिव लेते हैं। सेम इसी का उल्टा, जब आप किसी बॉडी को वर्टिकली अपवर्ड फेंकते हैं, मतलब ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, तो इसकी वेलोसिटी एक पॉइंट के जाने के बाद डिक्रीज हो जाएगी। अच्छा, डिक्रीज क्यों जाएगी, क्योंकि ये एक हद तक ही ऊपर जाएगा। जैसे ये मैंने मार्क कर लिया, इसे मैंने ऊपर तक फेंका फेंका फेंका, उसके बाद ये यहाँ तक जाएगा, उसके बाद कुछ पॉइंट के लिए रुकेगा, फॉर अ मोमेंट ये रुकेगा, उसके बाद ये नीचे आएगा। तो वहीं पे इसकी जो फाइनल वेलोसिटी v होगी वो 0 हो जाएगी। ओके, इतनी बात समझ में आई। इसलिए हम क्या करते हैं, इसे नेगेटिव लेते हैं। ठीक है, क्योंकि अगेंस्ट ग्रेविटी जा रही है तो हम इसे नेगेटिव लेंगे, -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हेन अ बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रीली फ्रॉम अ हाइट, इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज 0। अब फ्रीली ये बिल्कुल वही वाला है कि कोई बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हुई तो इनिशियल वेलोसिटी 0 ही होगी। अब कोई बॉडी यहाँ पर रखी हुई है, कोई ऑब्जेक्ट है, जब मैं उसे छोड़ूंगा तो पहले तो वो रेस्ट में ही था, इसलिए इनिशियल वेलोसिटी 0। सेम यही फंडा आप इसी का उल्टा कर फाइनल वेलोसिटी के साथ है। जब किसी बॉडी को आप ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो एट द मोमेंट जाके कुछ समय के लिए वो रुकेगी, उसके बाद नीचे आएगी। तो फाइनल वेलोसिटी ऊपर जाते 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 डिक्रीज हो गई, फिर नीचे आएगी। उसके बाद द टाइम टेकन बाई अ बॉडी टू राइज टू द हाइएस्ट पॉइंट, मतलब आपने किसी ऑब्जेक्ट को लिया और ऊपर की तरफ फेंका, जितना टाइम उसको सबसे ऊपर, मतलब जितना ऊंचा वो जा सकता है, जितना टाइम उसको वहां तक पहुंचने में लगेगा, ठीक है, इज इक्वल टू द टाइम इट टेक्स टू फॉल फ्रॉम द सेम हाइट। उतनी ही हाइट से उसे वापस नीचे आने में भी उतना ही समय लगेगा। क्या मतलब हुआ, ये मैंने मार्कर लिया, इसे मैंने फेंका, अब ये इतनी ऊंचाई पे गया, ये इसकी मैक्सिमम ऊंचाई थी जिस स्पीड से मैंने इसे फेंका, मतलब वेलोसिटी से फेंका, तो इसकी मैक्सिमम, इसने क्या किया, अपना हाइट अचीव कर लिया। अब उसी हाइट से नीचे आने में इसको उतना ही समय लगेगा जितना ऊपर जाने में लगा। तो यही सिंपल सा पॉइंट है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, फिर हम लोग आगे देखते हैं। तो चलिए गाइस, अब हम लोग देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ योर मास एंड वेट। मैंने ऐसे लिखा है कि आप लोगों को दोनों डिफरेंस से समझ में आ जाए। ठीक है, आप इसे कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि डिफरेंस बताइए मास और वेट में क्या होता है, तो आपको 3 से 4 पॉइंट लिखने होते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। मास क्या होता है, द मास ऑफ अ बॉडी इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर, ठीक है, क्वांटिटी ऑफ मैटर और मटेरियल कंटेन्ड इन इट। मतलब क्या हुआ इसका, जैसे यहाँ पे मैंने एक तराजू बना रखा है, आपको दिख रहा है, इसे कहते हैं बीम बैलेंस। मान लीजिए मैंने, अच्छा इधर बाट रखा आता है 1 किलो का, 4 किलो का, 10 किलो का, ठीक है। अब मैंने अगर इधर कोई सामान रखा, मान जैसे मैंने चावल रखा,
तो इसमें जो वो मटेरियल है जिसे मैं मैटर कह रहा हूँ, ये उसका मास मेजर करेगा, ठीक है, ये वही वजन को तौलेगा, इसे ही मास कहते हैं। और मास आपकी एक स्केलर क्वांटिटी है, मतलब क्या है, इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। द एसआई यूनिट ऑफ अ मास इज किलोग्राम, मास की जो यूनिट होती है वो किलोग्राम होती है, रिप्रेजेंट करते हैं केजी से। ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है, मैंने अभी बताया। इसका मतलब क्या है, इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, नो डायरेक्शन। नेक्स्ट क्या पॉइंट कह रहा है, मास ऑफ अ बॉडी डज नॉट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, इट इज कांस्टेंट। अच्छा, जो बॉडी का मास होता है वो चेंज नहीं होता, ऐसा नहीं कि अर्थ पे अगर मास 4 किलो है तो मून पे जाकर के 2 किलो हो जाएगा या 10 किलो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, ये ऑलवेज कांस्टेंट रहता है, ठीक है। मास ऑफ अ बॉडी कैन नॉट बी जीरो, किसी भी बॉडी का मास कभी भी जीरो नहीं हो सकता, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, मास ऑफ अ बॉडी इज द मेजर ऑफ इनर्शिया। पीछे मैंने आपको इनर्शिया वाला फैक्टर बताया था। अच्छा, क्या होता है इनर्शिया, बॉडी की ये वो टेंडेंसी होती है जिसकी वजह से अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो ये उसे रेस्ट में रखना चाहेगी, अगर मोशन में है तो उसे मोशन में ही रखना चाहेगी, ठीक है, ठीक है। तो मेजर ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी एंड इट इज ऑल्सो नोन एज इनर्शियल मास, तो इसी को क्या कहते हैं, इनर्शियल मास कहते हैं, ये आप याद कर लीजिएगा। अब वेट की बात देख लेते हैं जरा हम लोग, तो डिफरेंस समझते हैं, बस इसी का सारा उल्टा है। द वेट ऑफ अ बॉडी इज द फोर्स, किसी बॉडी का वेट ये वो फोर्स होता है विथ विच इट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। मान लीजिए आपने कोई 20 किलो का बोरा लिया, उसे ज़मीन पर रखे हुए, उसका जो वेट है वो कहाँ है, नीचे की तरफ जाएगा, जिसकी वजह से वो क्या हो रहा है, अर्थ से अट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये वही फोर्स होती है जिसकी वजह से वो अर्थ से चिपका रहता है या उससे सेंटर की तरफ अट्रैक्ट होता है। द एसआई यूनिट ऑफ अ वेट इज न्यूटन, वेट की यूनिट न्यूटन होती है, केजी नहीं होती। अच्छा, क्यों न्यूटन होती है, ये तो वजन की बात कर रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे क्या कहा, ये वो फोर्स है जिसकी वजह से ये अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होती है, फोर्स है, ऑब्वियसली न्यूटन होगा। यहाँ से एक फॉर्मूला आता है। अच्छा, आपको पीछे एक फॉर्मूला मैंने बताया था, क्या था वो, फोर्स एफ इज इक्वल्स टू मास इंटू में एक्सेलरेशन, यही है। अब मैं कह रहा हूँ अगर मुझे यहाँ से वेट का फॉर्मूला निकालना हो, तो वेट क्या है, एक ऐसी फोर्स है जिसकी वजह से अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होता है कोई ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे मैं F को W से रिप्लेस कर रहा हूँ, कैपिटल W, मास तो वही रहेगा। नेक्स्ट एक्सेलरेशन, यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ से ये हो जाएगा आपका स्मॉल g, ये आपके पास निकल के आ गया वेट का फॉर्मूला। अब मुझे पता है कि 1 किलोग्राम पर, मतलब ये मुझे पता लगाना है कि 1 किलोग्राम पे कितने न्यूटन का फोर्स लगेगा, क्योंकि मुझे यूनिट तो पता चल गई कि वेट की यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। मान लीजिए आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास 1 kg है, ठीक है, उसका मास कितना है, 1 kg है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपको पता है कितना है वो, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ से आप निकाल रहे हैं हम लोग W की वैल्यू, 1 kg ऑब्जेक्ट की, तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ से मुझे वेट कितना मिलेगा, W इज इक्वल्स टू 9.8 न्यूटन। तो कहने का सीधा सा ये मतलब है मेरा कि 1 किलोग्राम के ऑब्जेक्ट पर 9.8 न्यूटन का क्या होगा, फोर्स लगेगा, यही मैंने यहाँ पे बता रखा है। इसे कहते हैं स्प्रिंग बैलेंस, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक स्प्रिंग के थ्रू हम क्या करते हैं, पहले ऑब्जेक्ट को यहाँ पे हैंग कर देते हैं। मान लीजिए मैंने 1 kg का ऑब्जेक्ट लिया है, इसे मैंने इस स्प्रिंग के थ्रू इस हुक से कनेक्ट कर रखा है, इसका जो फोर्स है वो नीचे की तरफ जाएगा, और ये यहाँ पे मुझे जो स्प्रिंग बैलेंस का ये जो वाला स्केल है ये मुझे बता रहा है कि इस पर 9.8 न्यूटन का क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, ठीक है। वेट इज अ स्केलर, आई मीन वेक्टर क्वांटिटी। वेट क्या है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी, ऑब्वियसली इसका डायरेक्शन है, बिल्कुल है, क्योंकि इसका फोर्स जो लग रहा है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, अर्थ के सेंटर की तरफ। वेट ऑफ अ बॉडी चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, इट इज नॉट कांस्टेंट। अब सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है वेट और मास में, कि मास ऑफ अ बॉडी इज कांस्टेंट बट वेट ऑफ अ बॉडी चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। जैसे अर्थ पे जो भी आपका ऑब्जेक्ट का क्या है, मास है या वेट है, वो मून पे उसका 1/6 हो जाएगा। आज आगे मैं आपको बताऊंगा जब हम लोग एक फॉर्मूले को डिराइव करेंगे, ठीक है। वेट ऑफ अ बॉडी कैन बी जीरो, किसी बॉडी का वेट जीरो हो सकता है, और यहाँ पे क्या था, किसी बॉडी का मास जीरो नहीं हो सकता है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, फिर हम लोग आगे देखते हैं। तो चलिए गाइस, अब हम लोग देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून। मतलब अर्थ पे अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसका वेट मान लीजिए कुछ और है, मून पर उसका वेट कुछ और होगा, क्योंकि वेट चेंज होता रहता है, ठीक है। देखते हैं, आप एक बात को समझिए, पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो अर्थ पर आपका ऑब्जेक्ट मान लीजिए 6 किलो का है, तो वो आपका ऑब्जेक्ट जो है मून पर 1 किलो का हो। कैसे, क्योंकि यहाँ पे लिखा है 1/6 होगा, ऑब्वियसली 6 इंटू में 1/6 कितना हो जाएगा, 1 ही आएगा। अब आप यहाँ से एक केस को लेते हैं हम लोग, ठीक है। मान लीजिए आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है m, ठीक है, ऑब्जेक्ट का मास जो है वो m है, वो मून पर है और मून का मास कैपिटल M है। लिखते चलते हैं, हमें पता है कि जो वेट है वो एक फोर्स की तरह होता है, मतलब फोर्स ही है वो भी। तो मान लीजिए कि जो वेट ऑन द मून है ऑब्जेक्ट का वो WM है, हम कह लेते हैं कि उस ऑब्जेक्ट का मास कितना है, WM है।
हमारे पास एक फॉर्मूला था ना, आपको याद होगा, F इज इक्वल्स टू कैपिटल G इंटू में M1 इंटू में M2 बाई R का स्क्वायर, यही था फॉर्मूला। वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द मून को हम WM कह रहे हैं, कैपिटल G की वैल्यू तो वही रहेगी, वो तो चेंज होने से रही, ठीक है। मान लीजिए कि जो मून का मास है वो कितना है, कैपिटल M है, और जो आपके पास ऑब्जेक्ट है उसका मास स्मॉल m है, जो रेडियस ऑफ मून है वो कैपिटल R है, तो यहाँ पे R का स्क्वायर आ जाएगा। ये आ गया हमारे पास वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन लेट करते हैं, ठीक है। सेकेंड केस लेते हैं। अब मान लीजिए वो ऑब्जेक्ट आपका कहाँ पर है, अर्थ पर है, तो उसके मास को हम आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, WE से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कैपिटल G तो कैपिटल G ही रहेगा, आपका वही रहेगा। मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जो आपका ऑब्जेक्ट मून पर है उसका मास अर्थ पर कितना होगा, आई मीन वेट कितना होगा, 100 टाइम्स, ये याद रखिएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 100 m इंटू में स्मॉल m क्योंकि मास है, अपॉन में R का स्क्वायर। जितना भी मून का रेडियस है, अर्थ का रेडियस उसका 4 गुना होता है, यानी 4R का होल स्क्वायर, ठीक है। इसे ज़रा सॉल्व करते हैं तो यहाँ से कितना आ जाएगा, W इज इक्वल्स टू G इंटू में 100 m इंटू में स्मॉल m अपॉन में 16R का स्क्वायर। इसे ले लीजिए आपकी इक्वेशन सेकेंड। नाउ डिवाइड इक्वेशन 1 बाई सेकेंड, इस तरफ करते हैं हम लोग, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, WM अपॉन में WE, WM अपॉन में WE इट इज योर इक्वल्स टू, सारी वैल्यूज़ को मैं इधर लिख लेता हूँ। तो ये था आपका कैपिटल G इंटू में M इंटू में स्मॉल m अपॉन में R का स्क्वायर डिवाइडेड बाई, फिर से वही सारी वैल्यू, G इंटू में 100 m इंटू में स्मॉल m अपॉन में R का 16R का स्क्वायर। अब ज़रा इसे सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये G से ये G कट गया, एक m से एक m कटा, स्मॉल m से स्मॉल m कट गया, R स्क्वायर से R स्क्वायर कट गया, तो यहाँ बचा गया। अब जब आप इसे वापस ऊपर शिफ्ट करेंगे ना, तो ये 100/16 जो है 16/100 हो जाएगा। तो यहाँ से ये जो WM अपॉन में WE है ये आपका आ जाएगा 16 अपॉन में 100, इतना आ गया। इस वैल्यू को जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपको मिलेगा 0.165। इसी वैल्यू को कहा गया है 1/6। क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि जब आप 1/6 को सॉल्व करेंगे तो भी आपको वापस यही वैल्यू मिलेगी, और इसके आधार पर यह कहा गया कि योर मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ इज 1/6 ऑफ मास एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून। ओके, ये बात आपको यहां से समझ में आ गई होगी। तो अब आपको पता चल गया कि मतलब आपका अर्थ पे जो भी ऑब्जेक्ट का वेट है उसका वेट मून पर 1/6 हो जाएगा। सिंपल, मैं आपको एक बार फिर समझाता हूँ। हमने क्या है, केस लेट किया था कि हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, अभी वो मून पर है तो मून का मास हमने कैपिटल M लेट किया, मून की रेडियस को हमने कहा कि वो कैपिटल R है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, आई मीन ये जो आपका ग्रेविटेशन कांस्टेंट G है ये कैपिटल G रहेगा। तो जितना वेट उसका मून पर है हमने उसे कहा कि वो WM है। इस हिसाब से हमने यहाँ पे फॉर्मूला बनाया, G इंटू में कैपिटल M इंटू में स्मॉल m अपॉन में R का स्क्वायर। स्मॉल m इज द मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। फिर हमने यहाँ से मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन दिस अर्थ पे निकाला, तो कितना हो जाएगा, वही सारी चीज़, सेम फॉर्मूला। अब जो मून पर ऑब्जेक्ट का मास है, अगर वो अर्थ पर है तो उसका मास 100 टाइम्स होगा, और उसकी जो रेडियस है वो मून से 4 टाइम्स ज़्यादा होगी। तो इस पर हमने यहाँ से एक और फॉर्मूला निकाला, ये वाला। उसके बाद हमने क्या किया, डिवाइड इक्वेशन 1/2। सारी वैल्यूज़ को रख के जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास यहाँ से कितना आ गया, ये 16/100। देन हमने इसे सॉल्व किया 0.165, इसी को 1/6 कहते हैं। तो यहाँ पे हमें पता लग गया कि जो मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन दी अर्थ है वो उसी ऑब्जेक्ट का जो वेट कह लीजिए आप, तो उसको ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो आपका मून पर 1/6 होगा। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए फिर हम लोग देखते हैं। सो आई होप गाइस आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया है सारा ये आपका ग्रेविटेशन वाला फॉर्मूला, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो से करने वाले हैं थ्रस्ट एंड प्रेशर, ठीक है। वहाँ पे हम लोग इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व करेंगे, और न्यूमेरिकल सेशन में सारे फॉर्मूलाज का एक साथ लूँगा ताकि आपको सारे फॉर्मूलाज कैसे लिंक होकर के एक साथ अप्लाई होते हैं वो आपको समझ में आए। तो तब तक के लिए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।